स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमिक टू जोन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली की। जर्मनी के बारे में हम लोगों ने जाना था कि किस तरह से जर्मनी यूनिफाइड हुआ। तो जिस तरह से जर्मनी पहले टुकड़ों में बटा हुआ था, पॉलिटिकली डिवाइडेड था, इन अ सेम वे इटली भी जो है वो पॉलिटिकली डिवाइडेड था टिल द मिड ऑफ 19th सेंचुरी। तो इस सेक्शन में, इस वीडियो में हम लोग इटली के यूनिफिकेशन के बारे में जानेंगे कि किस तरह से इटली यूनिफाइड हुआ या फिर यूनिफिकेशन के पहले ही किस तरह से डिवाइडेड था। तो लेट मी टेल यू कि अगर इटली की हम लोग बात करें तो अर्लियर इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स, 7 डिफरेंट स्टेट्स में वो डिवाइडेड था। इनको समझने के लिए मैंने यहाँ मैप बना रखा है जिससे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए कि हाउ इटली वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, तो मोस्टली मैंने अभी आपको बताया कि 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, बट मोस्टली जो जिस स्टेट्स में ये डिवाइडेड थे इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हियर आई हैव मेड अ मैप ऑफ इटली, थोड़ा आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं इटली के, तो इटली के अगर हम लोग नॉर्थ की तरफ देखें तो नॉर्थ वाज कवर्ड बाय ऑस्ट्रियन हब्सबर्ग एम्पायर। इस एरिया को, नॉर्दर्न एरिया को जो है किसके अंडर था? इट वॉज कैप्चर्ड बाय ऑस्ट्रियन हब्सबर्ग एम्पायर। हब्सबर्ग एम्पायर जो ऑस्ट्रिया का से बिलोंग करते थे, उन्होंने इसके नॉर्दर्न पार्ट को कैप्चर कर रखा था। If we talk about the southern part is said to be kingdom of both cities. उसके ये जो पार्ट है, साउदर्न पार्ट was captured by Bourbon king of Spain. स्पेन के बर्बन किंग, अगर याद होगा बर्बन किंग की बात करेंगे तो फ्रांस में भी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी हम लोग ने बर्बन डायनेस्टी के बारे में पढ़ा है। तो दिस इज नॉट दैट बर्बन डायनेस्टी, ये स्पेन का है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, फ्रांस का अलग था, ये स्पेन का है। तो साउदर्न पार्ट वाज कैप्चर्ड बाय बर्बन किंग ऑफ स्पेन। ठीक है, मिडिल पार्ट, अगर सेंट्रल पार्ट की बात करें तो इट वाज अंडर पोप, चर्च के अंडर था। पोप जो होते हैं, जो चर्च के जो पोप, तो आप लोग समझते होंगे, इट इज ऑल्सो सेड टू बी अ पैपल स्टेट। ठीक है, इट वाज अंडर दैट पोप। अब हम लोग ये बात करें, दिस इज एन आइलैंड। ठीक है, ये भी इटली का ही एक पार्ट है, सार्डिनिया पिडमॉन्ट। ये किसके अंदर था? ओनली दिस स्टेट, अगर हम लोग बात करें कि सिर्फ ये पार्ट जो था इटली का, इट वाज अंडर द इटालियन प्रिंसली स्टेट। दैट मीन्स अगर पूरे इटली की बात कर ले तो उनमें से सिर्फ ये एक एरिया था, दिस वाज द रीजन जो एक आइलैंड फॉर्म में था, सिर्फ ये नेटिव इटली के अंडर था। रेस्ट ऑल ऑफ द पार्ट ऑफ इटली वाज अंडर द फॉरेन डोमिनेशन। अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ये फॉरेन डोमिनेशन ही हम लोग कहेंगे। ठीक है, वो तो अब अगर हम लोग कह ले कि इटली का यूनिफिकेशन करना है, या इस सेक्शन में हम लोग यूनिफिकेशन की बात करेंगे, तो डेफिनेटली ये सारा रीजन जो है किसी एक इटली प्रिंसली स्टेट्स के अंदर आएगा। यस, तो हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि किस तरह से ये यूनिफाइड हुआ। आई होप कि ये मैप के थ्रू जो है ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से इटली जो है इट वाज डिवाइडेड इनटू नॉर्दर्न जो है किसी और, नॉर्दर्न पार्ट किसी और के पास था, हब्सबर्ग एम्पायर के पास, सेंट्रल पार्ट was under Pope, southern part was under Bourbon King of Spain, और सार्डिनिया पिडमॉन्ट जो था that was only belong to native princely state of Italy। ठीक है, अब जानते हैं इसका यूनिफिकेशन हुआ तो इस कैसे हुआ। तो लेट मी टेल यू कि जब ये इतना जो डिफरेंट स्टेट्स में इटली डिवाइडेड था, सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं था, यहाँ तक कि इटली का एक कॉमन लैंग्वेज भी नहीं था। इटली के बहुत सारे फॉर्म्स थे। दैट मीन्स इटली, अगर हम लोग बात कर ले कि हिंदी के भी आप देखेंगे इंडिया में बहुत डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी एक कॉमन हिंदी हम लोग ले सकते हैं। इटली में इटालियन जो लैंग्वेज था, इट डजंट हैव अ कॉमन फॉर्म। इसके भी बहुत सारे जो है डिफरेंट टाइप्स निकल के आ रहे थे। दैट मीन्स डिफरेंट रीजन में डिफरेंट काइंड ऑफ इटालियन लैंग्वेज जो है वो बोले जाते थे। तो वहां पर भी एक क्या कहेंगे, एक यूनिफिकेशन नहीं नजर आ रही थी, एक कॉमन चीजें जो है नहीं नजर आ रही थी। तो ये इटली का जो यूनिफिकेशन कैसे हुआ और हु वर द पीपल हु कंट्रीब्यूटेड इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो लेट्स डिस्कस अबाउट वन बाय वन। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो पहला नाम आता है गुसेपी मेजनी का। तो गुसेपी मेजनी के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद होगा तो हम लोग ने जब
रिवॉल्यूशनरीज के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहां इनका जो है डिस्कशन इनके बारे में हुआ था कि किस तरह से सीक्रेट सोसाइटी, रिवॉल्यूशनरीज जो मिलकर सीक्रेट सोसाइटीज बात कर रहे, सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म कर रहे थे और इसके थ्रू जो है वो नेशन स्टेट फॉर्म करना चाह रहे थे। ओके, तो यहाँ पर गिउसेपी मेज़नी के बारे में लिटिल बिट इट इज रिटन अबाउट दैट कि गिउसेपी मेज़नी ने यूनिफिकेशन के लिए फॉर्म अ सीक्रेट सोसाइटी जिसका नाम था यंग इटाली, उन्होंने फॉर्म किया। He had done revolution 2 times in 1831 and 1848, but unfortunately in both the revolution he failed. उन्होंने जो रिवॉल्यूशन किया he didn't get success। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको सक्सेस तो नहीं मिला, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि उनका कंट्रीब्यूशन बेकार हो गया, क्योंकि वो रिवॉल्यूशन सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने एक यूनिफिकेशन की तरफ एक न्यू डायरेक्शन दे दिया था, जिसपे आगे चल के दूसरों लोग ने वर्क किया और इटली गेट यूनिफाइड, इटली जो है यूनिफाइड हुआ। तो नेक्स्ट अगर यहाँ पर बात हो रही गिउसेपी मेज़नी की, गिउसेपी मेज़नी वाज फेल्ड, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पूरा का पूरा अब जो भार था टू यूनिफाइड इटली केम अंडर किंग विक्टर इमानुएल II। तो हु वाज किंग विक्टर इमानुएल II? मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सार्डिनिया पिडमॉन्ट, सिर्फ सार्डिनिया पिडमॉन्ट ही एक ऐसा रीजन था जो इटालियन प्रिंसली स्टेट्स के अंदर था, और यही के रूलर थे कौन? किंग विक्टर इमानुएल II। दैट मीन्स कि अब पूरा का पूरा इटली के यूनिफिकेशन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो किंग विक्टर इमानुएल II के ऊपर आ गया। एंड किंग विक्टर इमानुएल II ने ठान लिया कि वो अब इटली को यूनिफाइड करके ही रहेंगे। तो यहाँ पर क्या वो सिर्फ और सिर्फ इटली के यूनिफिकेशन के बारे में सोच रहे थे, सिर्फ इसके भलाई के बारे में सोच रहे थे, या फिर कुछ और भी थॉट था? तो लेट मी टेल यू कि थोड़ा और भी थॉट उनका काम कर रहा था, कि उनका मानना था कि जब पूरा इटली यूनिफाइड हो जाएगा, पूरा इटली एक नेशन स्टेट बन जाएगा, एक कंट्री बन जाएगा, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा और पॉलिटिकल, उनके अंदर एक पॉलिटिकल डोमिनेंस होगा। दैट मींस कि पूरा का पूरा कंट्री जो है वो किसके अंडर में हो जाएगा? किंग विक्टर इमानुएल II के अंडर में हो जाएगा। तो तो चलिए रहने देते हैं कि अगर उन्होंने ये सोचा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा या फिर पूरा का पूरे कंट्री में उनका जो है उनका डोमिनेंस होगा, तो वो तो होना ही था, बट कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है सबको होना था कि ये कंट्री जो है एक यूनिफाइड होने वाला था। तो यहाँ पर विक्टर इमानुएल II ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, तो उन्होंने खुद से तो ये काम नहीं किया यूनिफिकेशन का, ये काम उन्होंने किससे सौंपा, ये काम आगे किसने बढ़ाया? तो ये काम आगे बढ़ाया चीफ मिनिस्टर कैवोर ने, ठीक है। तो किस तरह से कैवोर ने आगे बढ़ के इटली के यूनिफिकेशन में साथ दिया, आइए चलते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है कि गिउसेपी मेज़नी हैड ट्राइड टू मेक इटली अ नेशन स्टेट बट ही फेल्ड, ठीक है, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो बेकार नहीं गया। इसके बाद से पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ले ली? सार्डिनिया पिडमॉन्ट के रूलर ने, हुज नेम वाज किंग विक्टर इमानुएल II। उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे दी? अपने चीफ मिनिस्टर कैवोर को दी। अब जानते हैं ये कैवोर कौन थे? कैवोर चीफ मिनिस्टर थे, ये तो क्लियर हो गया, बट ही वाज नीदर अ रिवॉल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट। ना ही वो एक रिवॉल्यूशनरी थे, ना ही वो डेमोक्रेट थे। एक्चुअली वो एक डिप्लोमेटिक नेचर के थे, और वो जानते थे कि किस तरह से जो है चीजों को अपने फेवर में किया जा सकता है और किस तरह से जो है अपने काम को सक्सेसफुल किया जा सकता है। तो लेट मी टेल यू कि चीफ मिनिस्टर कैवोर के बारे में थोड़ी सी बात ये कही गई है कि वो फ्रेंच, उनका जो थोड़ा झुकाव था वो फ्रांस की तरफ ज्यादा था। उन्हें फ्रेंच बहुत ज्यादा अच्छी तरह से आता था। अगर कंपेयर कर ले इटली से, तो इटालियन लैंग्वेज से भी ज्यादा अच्छा उन्हें क्या बोलना आता था? फ्रेंच बोलना आता था। तो फ्रांस की तरफ उनका बहुत ज्यादा झुकाव था, और उन्होंने सीक्रेटली फ्रांस से एक डिप्लोमेटिक अलायंस बनाया, एक उनके साथ दोस्ती बनाई। किस लिए? ताकि वो जो है इटली को यूनिफाई करने में उसका हेल्प ले सके, और ही डिड दैट। इसी तरह से उन्होंने फ्रांस से हेल्प ले लिया। किसने? चीफ मिनिस्टर कैवोर ने फ्रांस से हेल्प ले लिया, और विद द हेल्प ऑफ फ्रांस उन्होंने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को जो डिफीट कर दिया। और 1859 में दिस एरिया जो ऑस्ट्रियन हब्सबर्ग एम्पायर के अंडर था, ये यूनिफाई कर लिया गया। ये और ये जो है अब जो है इटली के अंडर आ गया। अब क्लियर रहा कि अब रेस्ट ऑफ द इटली बच गया। अब इसके बारे में काम करना है। तो अभी हम लोग ने 3 लोगों के बारे में जान लिया, गिउसेपी मेज़नी, रूलर विक्टर इमानुएल II, और चीफ मिनिस्टर कैवोर ने किस तरह से नॉर्दर्न पार्ट को जो है वो इटली को यूनिफाई में जो है वो उसके अंडर कर लिया, एंड इट वाज
केम अंडर इन 1859। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन। अब और भी तो पार्ट बचे हुए हैं, सेंट्रल पार्ट बचे हुए हैं, साउदर्न पार्ट बचे हुए हैं, जिसको यूनिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाफ पार्ट तो यूनिफाइड नहीं ना करना था, पूरे कंट्री को एक नेशन स्टेट में बनाना था। तो नाउ नेक्स्ट नेम केम इज गुसेपी गारिबाल्डी। यहाँ पर भी आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये गुसेपी मेजिनी है, ये गुसेपी गारिबाल्डी है। तो गुसेपी गारिबाल्डी जो है एक लीडर थे। ठीक है, उन्होंने साउदर्न जिस पार्ट में बर्बन स्पेन के अंडर जो था, बर्बन किंग ऑफ स्पेन के अंडर था, किंग ऑफ बोथ सिसिलीज, टू सिसिलीज हम लोग कहेंगे। तो ये एरिया को यूनिफाई करने में इन्होंने हेल्प किया। तो किस तरह से हेल्प किया, यहाँ पर बात हो रही है कि ही वॉज अ लीडर, और उन्होंने 1860 में ही मार्च टुवर्ड द साउथ इटली। उनके अंडर में बहुत सारे आर्म वॉलंटियर्स भी जो है उनके साथ साथ साउथ इटली में मार्च किए, ताकि साउथ इटली को वो लोग अपने अंडर कर सके। वहां पर जाकर उन्हें वहां के लोकल पीजेंट से भी काफी सपोर्ट मिला, एंड विद द हेल्प ऑफ पीजेंट्स उन्होंने इटली को जो है वो यूनिफाई कर दिया। और 1861 में विक्टर इमैनुअल II जो है वो यूनाइटेड इटली के रूलर बन गए। तो अभी आप कहेंगे कि ये तो अंडर आ गया, ये गुसेपी गारिबाल्डी के थ्रू जो है ये इटली के अंडर आ गया, ये जो है चीफ मिनिस्टर कैवर की वजह से आ गया, ये तो था ही था। व्हाट अबाउट द मिडिल वन, इसके बारे में आपको बुक में कहीं नहीं मिलेगा। तो लेट में चलिए, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये किसके अंडर में था, पोप के अंडर में था। तो जब ये बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्लियरली आप समझ लीजिए कि जब पोप जो थे, जो यहाँ रूल कर रहे थे इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ इटली, जब उन्होंने देखा कि नॉर्थ इटली, साउथ इटली, सब पे जो है इटली के रूलर का कब्जा हो गया है, तो उन्होंने खुद ब खुद जो है अपना रूलिंग पार्ट वहां छोड़ दिया, एंड दे मूव्ड ऑन। दैट मीन्स कि क्लियर है कि अब पूरा का पूरा इटली यूनिफाइड हो गया। एंड इन द ईयर 1861 हु बिकेम द रूलर ऑफ होल ऑफ द इटली, किंग इमैनुअल II प्रोक्लेम द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। किंग इमैनुअल II जो है पूरे इटली के किंग बन गए। तो यहाँ क्लियर हो गया कि इटली यूनिफाई हो गया। यहाँ पर कुछ बातें और दी गई है बिसाइड दिस यूनिफिकेशन तो आई थिंक समझ में आ गया। और 4 इंपॉर्टेंट जो पर्सन है इसके यूनिफिकेशन में साथ दिए। फर्स्ट इज गुसेपी मेजिनी, देन किंग विक्टर इमैनुअल II हु बिकेम अ रूलर लेटर ऑन, चीफ मिनिस्टर कैवर एंड गुसेपी गारिबाल्डी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा इटली के लोगों के बारे में बात की गई है कि इटली के जो पॉपुलेशन थे, मोस्ट ऑफ द पीपल वेर इलिटरेट, मोस्टली जो थे वो इलिटरेट थे, और उन लोगों को लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी नहीं समझ में आती थी। ये नेशन स्टेट क्या होता है, इसके फायदे क्या होते हैं, एक अपना कंट्री होने का मतलब क्या होता है, इसकी आइडियोलॉजी क्या है, ये उन लोगों को नहीं समझ में आती थी। बट स्टिल दे हेल्प द इटालियन जो रूलर है उसको यूनिफिकेशन में उन्होंने पक्का साथ दिया। लेकिन हाँ, उन लोगों को ये बहुत सारी चीजें जो है उनको नहीं समझ में आती थी। तो यहाँ एक थोड़ा सा फनी चीज बताया गया है कि नेवर हर्ड ऑफ इटालिया। इटालिया वर्ड उन्होंने कभी नहीं सुना था। और ला चालिया जो कि एक इटालियन वर्ड था, ला चालिया जब भी यूज होता था इटालियन की जगह ला चालिया जब भी वर्ड यूज होता था, मतलब इसको डिनोट करता है इटली की वजह से। ठीक है, तो उनको ऐसा लगता था कि ये ला चालिया है क्या, तो उन्हें ऐसा लगता था कि विक्टर इमैनुअल के वाइफ के बारे में बातें हो रही है, ला चालिया जो है उनसे रिलेटेड कुछ है, और वो लोग ऐसे समझते थे। दैट मीन्स बिकॉज ऑफ दिस इलिटरेसी की वजह से जो है उन लोगों को इतनी अकल नहीं थी। तो आई थिंक ये इटली के यूनिफिकेशन को समझना बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, ये बहुत ईजी है। अगर आप मैप अच्छे से समझ जाओगे कि कहाँ किसका कब्जा था और किन्होंने इसके यूनिफिकेशन में साथ दिया, तो दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपके किसी भी फॉर्म में आ सकता है, कंप्लीटली यूनिफिकेशन ऑफ इटली के फॉर्म में भी आ सकता है, या फिर पर्टिकुलरली आपको कैवर के बारे में पूछा जा सकता है, या गुसेपी मेजिनी के कंट्रीब्यूशन के बारे में बात की जा सकती है, या गुसेपी गारिबाल्डी के बारे में बात की जा सकती है। तो जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन में दिख जाएंगे। ओके, तो यू जस्ट प्रिपेयर दिस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्रिटेन की यूनिफिकेशन की। ओके, देन गुड बाय एंड